हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं डीसी शंट मोटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डीसी शंट मोटर क्या होती है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसको स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टार्टर का यूज़ लिया जाता है और उन स्टार्टर को इस डीसी शंट मोटर के द्वारा जोड़ के आप डीसी शंट मोटर को कैसे चला पाते हो, इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए सीधा हम आपको पहले बताएंगे कि डीसी शंट मोटर के कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या कार्य है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है, हमारे पास में ये डीसी शंट मोटर है और इस साइड में हमारे डीसी कंपाउंड मोटर पड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस मोटर को पहले खोल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में हम समझते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमने इस मोटर को पूरा खोल दिया है और अब हम देखते हैं कि इस मोटर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इस मोटर की ये जो बॉडी है, इसके अंदर की साइड में जो स्थिर रहने वाला भाग है उसको हम बोलते हैं स्टेटर, और स्टेटर पे की जाती है फील्ड वाइंडिंग। तो हम ये भी आपको बता देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो अंदर की साइड में स्टेटर दिख रहा है, उस स्टेटर पे आपको यहाँ पे पोल नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस पोल पे जो वाइंडिंग की जाती है उसको बोलते हैं हम फील्ड वाइंडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी फील्ड वाइंडिंग की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे ये जो हम मोटर का अध्ययन करने जा रहे हैं, ये डीसी शंट मोटर है। तो डीसी शंट मोटर में दो वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग तो ये आर्मेचर पे की जाती है और दूसरी जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो यहाँ पे पोल पे की जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे पोल नजर आ रहा होगा और पोल का जो उभरा हुआ भाग ऐसे मुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसको बोलते हैं पोल शू। और पोल शू का कार्य है, जो कि पोल में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय फ्लक्स को वितरण करने के लिए इस पोल शू का कार्य होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो डीसी शंट मोटर की जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, वहां पे हम क्या करते हैं, डीसी विद्युत को इनपुट करते हैं और डीसी विद्युत जैसे इस फील्ड वाइंडिंग में देंगे तो वो एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। तो आपको पता है मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग में भी हम डीसी विद्युत देते हैं, वहां पर भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो इन दोनों चुंबकीय फ्लक्स के बीच में जब यहाँ पे चुंबकीय खिंचाव उत्पन्न होगा, उसी के कारण यहाँ पे मोटर में एक घुमाव बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये मोटर चलती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा, फील्ड वाइंडिंग के अंदर कॉपर इंसुलेटेड वायर का यूज लिया जाता है, जो कि एक इंसुलेटेड होता है। जैसे कि आपको दिखता नहीं है कि इंसुलेटेड है, लेकिन वो इंसुलेटेड होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको वायर दिख रहा होगा, ये एक इंसुलेटेड वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वाइंडिंग कर रखी है, दोनों वाइंडिंग एक ही है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दो पोल क्रिएट करने के लिए हमने दोनों वाइंडिंग को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस वाइंडिंग के दो सिरे अलग है और इस वाइंडिंग के दो सिरे अलग है, वैसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही वाइंडिंग है और इसका जो सिरा है वापस इसमें कॉमन किया है, और इसका एक सिरा और इसका एक सिरा, इन दोनों को लेके हमने वापस टर्मिनल बॉक्स पे जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये शंट वाइंडिंग की दो वाइंडिंग है और इन दोनों को अलग अलग क्रिएट करने का एक ही मकसद था कि एन और एस दो पोल क्रिएट हो जाए। क्योंकि आपको पता है एन एस दो पोल क्रिएट होंगे तभी उसके अंदर बीच में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और उसी चुंबकीय फ्लक्स के कारण हमारी मोटर स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे उसके बाद में आपको समझ में आ गया होगा, ये होते हैं पोल, पोल के ऊपर की जाती है फील्ड वाइंडिंग, जिसको बोलते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग, और पोल के आगे वाला जो भाग होता है उभरा हुआ, उसको बोलते हैं पोल शू। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में यहाँ बाहर की साइड में जो होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स, और टर्मिनल बॉक्स से हम मोटर का कनेक्शन करते हैं। उसके बाद में हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो घूमने वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम आर्मेचर, और जो स्थिर रहने वाला भाग है उसको हम बोलते हैं स्टेटर। तो आर्मेचर के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आर्मेचर पे छोटे छोटे स्लॉट बने हुए हैं। ठीक है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, जो खांचे बने हुए हैं इनको बोलते हैं स्लॉट, और इन्हीं स्लॉट के अंदर हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग को स्थापित करने के बाद में इसके जो आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं उनको हम, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राइजर, इस राइजर पे हम करते हैं सोल्डरिंग। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग का जो कनेक्शन है, पॉइंट है, उन कनेक्शन को हम कहाँ करते हैं, राइजर पे करते हैं। राइजर जो कम्यूटेटर का पीछे वाला भाग होता है, जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं राइजर। और राइजर पे क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग के जो टर्मिनल होते हैं वो राइजर पे सोल्डरिंग होता है।
इसके बाद में हम समझ लेते हैं राइजर के जो आगे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं कम्यूटेटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दिग परिवर्तक। और इस दिग परिवर्तक का कार्य होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में, दोनों कार्य होते हैं दिग परिवर्तक के, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो इस कम्यूटेटर जो कि दिग परिवर्तक है, इसके ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट बने हुए हैं, ठीक है ना, ये खांचे बने हुए हैं छोटे छोटे। इन सेगमेंट के बीच में जो जगह दिख रही है उसके बीच में अब्रक नाम का एक अचालक धातु होता है इंसुलेटेड, उसको यहाँ पे उसके द्वारा इन सेगमेंटों को आपस में इंसुलेटेड रखा जाता है और इसी सेगमेंट पे कार्बन ब्रश का यूज होता है। यानी कि कम्यूटेटर यहाँ पे क्या करता है, एसी को डीसी में या डीसी को एसी में, दो काम होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में यहाँ पे बियरिंग है जो कि इस मोटर को एक फ्री रोटेशन में घुमाने के लिए इस बियरिंग का प्रयोग होता है। और यहाँ पे पीछे की साइड में जो फैन आपको नजर आ रहा है, इस मोटर को कूलिंग करने के लिए, मोटर को कूलिंग रखने के लिए इस फैन का यूज होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं इस कम्यूटेटर के ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे ये एक प्लेट नजर आ रही होगी जिसको बोलते हैं हम सॉल प्लेट, जो कि चीनी मिट्टी या फिर बेकेलाइट की भी बनाई जाती है। तो इस प्लेट के ऊपर आपको जैसे कि यहाँ पे ये नजर आ रहे होंगे, इसको बोलते हैं ब्रश होल्डर। और इस ब्रश होल्डर के अंदर यहाँ पे हम कार्बन ब्रश को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ब्रश को लगाने के बाद में जैसे ये इसके ऊपर होता है, कार्बन ब्रश इस कम्यूटेटर पे पूरे घिसाव के साथ में चलते हैं और कार्बन ब्रश का कार्य होता है विद्युत को आउटपुट के रूप में देना। या ये जनरेटर में कार्य होता है विद्युत को आउटपुट में, और मोटर के केस में क्या होता है, विद्युत को इनपुट में देने के लिए इस कार्बन ब्रश का उपयोग होता है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जब हम आर्मेचर वाइंडिंग को क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, तो उस सप्लाई को आर्मेचर वाइंडिंग तक पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कार्बन ब्रश, दो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, इन कार्बन ब्रश में जब विद्युत देंगे, ये कार्बन ब्रश इस कम्यूटेटर पे और कम्यूटेटर वापस क्या करेगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई करेगा। तो इसी प्रकार से इसका ये पूरी संरचना होती है। ये इसका बैक साइड है और ये फ्रंट साइड हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। के ऊपर कार्बन होल्डर दिख रहे हैं, इसके अंदर कार्बन ब्रश लगाए गए हैं। तो ये कार्बन ब्रश है वो कम्यूटेटर पे पूर्ण तरीके से घिसाव के साथ में रहता है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ पे इस कार्बन ब्रश पे कितना दबाव रहना चाहिए, तो इस कार्बन ब्रश पे 0.1 से 0.25 kg प्रति वर्ग का यहाँ पे इसके ऊपर दबाव रहता है, क्योंकि इसके ज़्यादा दबाव रखोगे यहाँ पे तो स्पार्किंग ज़्यादा होगी, और अगर आप कम दबाव रखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एयर बीच में होने के कारण स्पार्किंग भी ज़्यादा होगी, और विद्युत का पूरा जो भी पीछे से विद्युत आ रही है वो आर्मेचर वाइंडिंग तक पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाएगी, जिससे कि आपकी मोटर नहीं चलेगी। तो यहाँ पे हम कार्बन ब्रश को निकाल के आपको बताते हैं कि किस प्रकार के कार्बन ब्रश होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा है, ये एक सौकोर के रूप में यहाँ पे आपको कार्बन ब्रश दिखाई दे रहे हैं, जो कि सामान्यतः छोटी मोटरें होती है उसके अंदर ये कार्बन के ही बनाए जाते हैं, और अगर कोई बड़ी मोटरें हैं तो उसके अंदर कार्बन प्लस तांबे के एक मिश्रण के साथ में इनको बनाया जाता है, ठीक है। कार्बन ब्रश के जो आगे वाली जो लीड आपको दिख रही है फ्लेक्सिबल, उस लीड को हम बोलते हैं पिगटेल। ये थ्योरी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन ब्रश के आगे वाला जो फ्लेक्सिबल केबल होती है उसको क्या बोलते हैं, पिगटेल बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कार्बन ब्रश हो गया, ये पिगटेल होगी, और ये जो पिगटेल है इसका कनेक्शन वापस होता है यहाँ से। ये हम आपको सीरीज बोर्ड के द्वारा बताएंगे कि कहाँ से इसका कनेक्शन है और कैसे यहाँ पे इसके टर्मिनल से किए जाते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझा कि डीसी शंट मोटर के कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या उपयोग होता है और किस प्रकार से वो असेंबल किए जाते हैं, ये सभी हमने आपको यहाँ तक बताया है।